हेलो स्टूडेंट्स। आप लोगों के अतुल सर क्लास 9th के बच्चों के लिए हिस्ट्री का ये तीसरा वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को द फ्रेंच रेवोल्यूशन का दूसरा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। और इस बार आपको पढ़ाई करनी है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी क्रांति की शुरुआत। तो बच्चों, क्रांति की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये जानना है कि लुई 16 जो कि फ्रांस का राजा बना था और उसके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही थी। जैसे उसका खजाना खाली था, उसके सामने कई तरह के कर्ज थे, वह कर्ज में डूबा हुआ था। लुई 16 के सामने दैनिक खर्च आ रहे थे। इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी और वह इन पैसों का इंतजाम टैक्स के माध्यम से करना चाहता था। यानी लुई 16 टैक्स बढ़ाना चाहता था, लेकिन लुई 16 को ये अधिकार नहीं था कि वह खुद टैक्स बढ़ा सके। फ्रांस देश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए लुई 16 को स्टेट जनरल का एक असेंबली बुलाना पड़ता था। स्टेट जनरल, ये उसके असेंबली का नाम था। और इस असेंबली में तीनों स्टेट के लोग आते थे। फर्स्ट स्टेट से 300 लोग आते थे, सेकंड स्टेट से भी 300 लोग आते थे और थर्ड स्टेट से 600 लोग आते थे। यानी फर्स्ट स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, सेकंड स्टेट्स के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे। लेकिन यहाँ ये एक व्यवस्था थी कि ये 300 लोग मिलकर, यानी फर्स्ट स्टेट में अगर 300 हैं, ये 300 मिलकर एक ही वोट देते थे। यानी फर्स्ट स्टेट का एक ही वोट होता था कोई भी प्रस्ताव को पास करने के लिए। सेकंड स्टेट के भी लोग एक ही वोट दे सकते थे, चाहे उनकी संख्या 300 क्यों नहीं हो। उसी प्रकार थर्ड स्टेट 600 होते हुए भी एक ही वोट देते थे। ये अजीब व्यवस्था थी और इसी व्यवस्था से कोई भी प्रस्ताव पास होता था। इस बार लुई 16 यही परंपरा को निभाना चाहता था। इसी मेथड से अपना टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव पास करना चाहता था, क्योंकि लुई 16 को यह बढ़िया से समझ में आ रहा था कि फर्स्ट स्टेट के लोग हमारे खिलाफ जाएंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट स्टेट के लोगों को तो टैक्स देना नहीं है। सेकंड स्टेट तो मैं खुद हूँ, तो मेरा तो एक वोट बन ही जाएगा और थर्ड स्टेट के लोग मेरे फेवर में वोटिंग करें या ना करें, मेरा प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो लुई 16 को ये बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि हमको 2 वोट मिल जाएगा। एक हमको फर्स्ट स्टेट से मिलेगा जो केलर्जी ग्रुप के लोग हैं, और एक मेरा अपना ग्रुप वोट दे देगा, तो मेरे पास 2 वोट हो जाएगा। तो 2-1 के मेजॉरिटी से मैं अपना प्रस्ताव पास कर लूँगा। टैक्स बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो मैं पास कर लूँगा। ये लुई 16 को पूरी तरह से विश्वास था और इसी विश्वास पर लुई 16 5 में 1789 को अपने स्टेट जनरल का एक असेंबली बुला लिया। अब इस असेंबली में फर्स्ट स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे, सेकंड स्टेट से भी 300 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए और थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे। जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंचे थे उसमें पढ़े लिखे लोग थे, जो फिलोसफर्स के आइडियाज को पढ़ लिए थे, जो क्रांतिकारी विचारों को समझ लिए थे। तो ऐसे लोग गए थे, पढ़े लिखे वेल्दी लोग गए थे 600 लोग।
स्टेट जनरल के असेंबली को हेल्ड करने के लिए ये लोग गए थे। अब जब ये लोग पहुंचे वहाँ स्टेट जनरल के असेंबली में, तो वहाँ कुछ भेदभाव भी होता था। वहाँ बैठने का भेदभाव था। फर्स्ट स्टेट के लोग एक रो में बैठ जाते थे और फेस टू फेस सेकंड स्टेट के लोग बैठ जाते थे 300। अब ये जो 600 थर्ड स्टेट के लोग थे, इनको बैठने का कहीं इंतजाम नहीं था। इन लोगों को फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर के पीछे खड़े रहना पड़ता था। तो बताइए बेइज्जती है कि नहीं? फर्स्ट स्टेट के लोगों को बैठने का इंतजाम है, सेकंड स्टेट के लोगों को भी बैठने का इंतजाम है, लेकिन थर्ड स्टेट के लोग नहीं बैठते थे, वो उनके पीछे खड़े रहते थे। तो भाई जो व्यवस्था था और इसी व्यवस्था में असेंबली को बुलाया गया। और इस बार जब थर्ड स्टेट के लोग पहुंचे थे, तो ये लोग किसानों के, औरतों का, आर्टिजन कारीगर लोगों के बहुत सारे डिमांड को लेकर पहुंचे थे। उनके बहुत सारे ग्रीवांसेस थे, शिकायतें थी, उन सब को लेकर पहुंचे थे। करीब 40,000 लेटर के साथ 40,000 तो लेटर लेकर पहुंचे थे, जिसमें आर्टिजन्स, वुमेन और पीजेंट्स लोगों का डिमांड था। क्योंकि इस असेंबली में पीजेंट्स हो या आर्टिजन्स हो या वुमेन हो, उन लोगों का एंट्री पर बैंड था, यानी वे लोग यहाँ इस असेंबली में शामिल नहीं हो सकते थे, उन पर बैंड था। तो 40,000 लेटर्स लेकर ये लोग पहुंचे, ये थर्ड स्टेट के 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे लेकर पहुंचे। और लुईस 16 अपनी वही पुरानी परंपरा को फॉलो करना चाहता था और टैक्स पास कराना चाहता था। लेकिन ये जो थर्ड स्टेट के लोग पहुंचे थे, ये कई तरह के आइडियाज को पढ़े थे, जैसे रूसो साहब का आइडिया। सो रूसो साहब अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताए थे, उनकी एक पुस्तक थी, उसमें उन्होंने चर्चा किया था कि नहीं, वोटिंग का अधिकार सबको मिलना चाहिए, सबको, प्रत्येक व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। और यही आइडिया थर्ड स्टेट के लोगों ने रखा किसके सामने? लुईस 16 के सामने, कि इस बार हर स्टेट एक वोट नहीं देगा, इस बार हम लोग जितने मेंबर हैं सभी लोग वोटिंग करेंगे। यानी अगर हम लोग 1200 मेंबर्स हैं इस असेंबली में, तो 1200 वोटिंग होगा। लुईस 16 घबरा गया, उसको तो डर लगने लगा कि ये 600 वोट तो हमको मिलेगा नहीं। अगर मेरे ग्रुप से फर्स्ट स्टेट या सेकंड स्टेट से कोई उधर अगर चल गया, तो मेरा तो टैक्स पास नहीं होगा। तो इस हालत में लुईस 16 इन लोगों के डिमांड को ठुकरा दिया कि नहीं, हम आप लोगों के डिमांड को रिजेक्ट करते हैं। तो ये 600 जो लोग थे थर्ड स्टेट के, ये लुईस 16 के असेंबली का बहिष्कार कर दिए। बोले कि ठीक है, तब अपना टैक्स तुम खुद पास करो, हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह लुईस 16 का जो टैक्स बढ़ाने का जो मंशा था वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये 600 लोग बहिष्कार कर दिया असेंबली का और वहां से बाहर निकल गए। यहां से ये लोग चले और पहुंचे वर्साय के ग्राउंड में। वहां एक टेनिस कोर्ट था, इंडोर टेनिस कोर्ट था। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्साय एक जगह था जहां के ग्राउंड में एक इंडोर टेनिस कोर्ट बना हुआ था, टेनिस कोर्ट था। वहां पहुंचे और वहां इकट्ठा हुए। इन 600 लोगों को अब लगने लगा कि अब हम लोगों को फ्रांस देश को संभालना है, हम लोग फ्रांस देश के स्पोक्स पर्सन हैं, नेता हैं एक तरह से। अब हम लोग फ्रांस को अपने अनुसार चलाएंगे। और इसलिए ये लोग वर्साय के जो ग्राउंड था, उसका जो टेनिस कोर्ट था, उसके इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और उन्होंने उसी समय डिक्लेयर किया
कि ये हम लोग का अब अपना असेंबली है, हम लोग राजा के असेंबली से कोई मतलब नहीं रखेंगे। राजा का जो स्टेट जनरल असेंबली था उसका तो ये लोग बहिष्कार कर दिए थे, और इन्होंने इस टेनिस कोर्ट को ही अपना असेंबली बना दिया, और 20 जून 1789 को घोषणा कर दिया कि ये हम लोगों का नेशनल असेंबली है। अब हम लोग यहीं से इस फ्रांस देश को चलाएंगे। और यहाँ इन लोगों ने कसम खाया, शपथ लिया कि हम लोग तब तक इस टेनिस कोर्ट को छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक कि हम लोग फ्रांस देश के लिए संविधान नहीं लिख लेंगे। अब इस फ्रांस देश को संविधान चलाएगा। एक संविधान लिखने के लिए बैठे और शपथ लिए, और राजा की शक्ति को हम लोग सीमित करेंगे। राजा की शक्ति अब संविधान के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। तो इसलिए इन लोग बैठ गए, उसी इंडोर टेनिस कोर्ट में संविधान लिखने बैठ गए फ्रांस देश के लिए। और ऐसी भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे मीराबो। मीराबो जो थे इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। मीराबो, एबीसीए जैसे लोग इस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। मीराबो के बारे में लिखा है, वॉज बोर्न इन ए नोबल फैमिली। नोबल परिवार के थे मीराबो। देखिए, नोबल फैमिली, सेकेंड स्टेट के, लेकिन ये फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ थे, जो फ्यूडल लोगों को विशेष अधिकार दिया जाता था। तो विशेष अधिकार के खिलाफ थे, जन्म से जो विशेष अधिकार मिल रहा था उसके खिलाफ थे। तो मीराबो नेतृत्व कर रहे थे, काफी शक्तिशाली स्पीच देते थे इन लोगों को। उसी तरह एबीसीए के बारे में लिखा है, एबीसीए के बारे में कि ओरिजिनली ए प्रीस्ट, एबीसीए ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, पादरी थे, पादरी, फादर कहिए, पुजारी, जो कि चर्च में होते थे। यानी ये फर्स्ट स्टेट के हो गए और मदद कर रहे हैं थर्ड स्टेट के लोगों का। तो ये प्रीस्ट थे, इन्होंने भी काफी एक प्रभावशाली पुस्तिका लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड स्टेट, जो काफी फेमस हुआ। तो सोचिए, थर्ड स्टेट के लोगों को नेतृत्व कौन कर रहा है? तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जैसे लोग, यानी इस स्टेट में भी अच्छे लोग थे जो थर्ड स्टेट के लोगों की मदद कर रहे थे और फ्रांस में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसीलिए लुई 16 डर रहा था और वह सभी लोगों को वोटिंग राइट नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि हमारे ग्रुप से भी बहुत सारे लोग थर्ड स्टेट को सपोर्ट करते हैं, तो टैक्स पास नहीं हो, यही कारण था। तो इस तरह से ऐसे लोग थर्ड स्टेट के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, और ये लोग तो बैठ गए, ये 600 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो मेंबर थे, ये तो बैठ गए संविधान लिखने। लेकिन फ्रांस के अन्य शहरों में काफी आतंकित माहौल था, आंदोलनकारी माहौल चल रहा था, क्रांतिकारी माहौल चल रहा था। और इसका सबसे बड़ा असर पेरिस शहर पर दिख रहा था, जिसकी पढ़ाई हम लोग कर चुके थे, जहां 14 जुलाई को एक घटना घटी थी। 14 जुलाई 1789 को आपको हम पढ़ा चुके हैं, बास्टील जेल को बर्बाद कर दिया गया था। तो इसकी पढ़ाई शुरू में ही हम कर चुके हैं, पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ। तो पूरे फ्रांस में स्थिति भयानक हो चुका था। औरतें लंबे समय तक ब्रेड की जो दुकानें होती थी वहां खड़ी रहती थी। तो कई प्रॉब्लम आए थे फ्रांस में इस समय। ये तो संविधान लिखने बैठ गए 600, लेकिन पेरिस शहर में बहुत बड़ा संकट सामने आया था। कई साल फसल खराब हो जा रहा था, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ जाती थी, जिसके कारण फसल बर्बाद हो रहे थे। ब्रेड के दाम काफी तेजी से बढ़ रहा था, खाने के लिए ब्रेड नहीं मिलता था। औरतें जाती थी ज्यादातर ब्रेड शॉप पर ब्रेड खरीदने के लिए। वहाँ का जो दुकानदार है वो बदमाशी करता था, होर्डिंग करके रख ले रहा था, जिससे कि और ज्यादा क्राइसिस होगा तो और महंगा ब्रेड बेचेंगे।
औरतें जो लंबे आवर्स तक खड़ी रहती थी घबरा जाती थी, वो दुकानों पर अटैक कर देती थी, वहाँ मारपीट होने लगता था, रोटी के लिए ब्रेड के लिए लड़ाई झगड़ा होने लगा था, पूरे पेरिस शहर में आतंक का माहौल आ गया था। तो आपको पढ़ाए हैं, तो यही सिचुएशन को देखते हुए जो लुईस 16 था अपना एक सेना ट्रूप्स जो है भेजा पेरिस शहर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसी बीच अफवाह उड़ा दिया गया कि लुईस 16 ऑर्डर देने वाला है कि सभी को गोली से मार दिया जाए, और इसी तरह के अफवाह पर यह घटना घट गई थी। बास्तिल जेल में घुस गए थे, उसे तोड़ फोड़ दिए थे, उसे बर्बाद कर दिए थे। इसकी पढ़ाई मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये स्थिति था शहर में बच्चों। गांव का एक अलग स्थिति है। गांव में भी आतंकित माहौल बना हुआ था। गांव में भी राजा के लोग रहा करते थे, जमींदार टाइप के, और वहां अफवाह उड़ा दिया गया कि ये जो राजा के लोग हैं, जमींदार जैसे लॉर्ड, लैंडलॉर्ड टाइप के लोग, ये लोग लठायतों को बुलाए हैं, लठायतों का ग्रुप बुलाए हैं, लुटेरों का ग्रुप बुलाए हैं, और ये लोग अब सारे फसल को बर्बाद करेंगे। तो किसान भयभीत हो गए थे। उनको लगा कि राजा के ये जमींदार टाइप के लोग अपने गुंडे टाइप के लोगों से, मतलब लुटेरों से और इस प्रकार के लठायतों से हम लोग का फसल बर्बाद करवा देंगे। तो वहाँ गांव देहात के जो किसान थे वो अपने खेतीहर औजारों को हाथ में लिए, जो उनका एग्रीकल्चरल टूल्स था, उसी को वीपन्स बना लिए, हथियार बना लिए, और जमींदारों के हवेलियों पर हमला करने लगे। ये गांव में स्टार्ट हो गया था। जमींदार भागने लगे गांव छोड़कर, कुछ तो फ्रांसीसी देश छोड़कर भाग गया। इतना भयानक स्थिति में गांव चल रहा था, गांव का स्थिति था। तो अब बताइए, लुईस 16 से ना शहर कंट्रोल हो रहा था, लुईस 16 से ना गांव कंट्रोल हो रहा था, कुछ नहीं कंट्रोल हो रहा था। लुईस 16 समझ गया कि लोग बागी हो गए हैं, विद्रोही हो गए हैं, अब मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। लास्टली लुईस 16 नेशनल असेंबली के लोगों के पास गया, यानी थर्ड स्टेट के लोगों के पास, जो इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, उनके पास गया और जाकर रिक्वेस्ट किया कि भाई जैसा आप चाहते हैं, हम अपनी पूरी शक्ति जो है आप लोगों के संविधान को देने के लिए तैयार हैं। यानी हम नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान देने के लिए तैयार हैं। अब यह देश स्टेट जनरल से नहीं चलेगा, अब यह देश नेशनल असेंबली से चलेगा। तो लुईस 16 नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर दिया, उस फ्रांस देश का नया असेंबली के रूप में, और अपना पावर इन्वेस्ट कर दिया एक तरह से संविधान में। तो इस तरह से 14 अगस्त 1789 को एक तरह से कहिए लुईस 16 की हार होती है, और लुईस 16 की शक्तियां जो है नेशनल असेंबली के लोगों के पास जाती है, यानी नेशनल असेंबली के लोगों के संविधान में चली जाती है। अब संविधान के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले नेशनल असेंबली के जो लोग थे, जो 600 लोग थे, वो क्या करते हैं कि जो क्लर्जी ग्रुप के लोगों को या नोबल ग्रुप के लोगों को जो विशेष अधिकार मिला हुआ था जन्म से, वह सब समाप्त कर दिया जाता है, और क्लर्जी ग्रुप के लोगों के पास जो भी लैंड था वो सब सीज कर लिया जाता है। तो इन सभी कामों से नेशनल असेंबली के लोगों के पास करीब 2 बिलियन लाइवर्स की संपत्ति आ जाती है। यानी जिस सरकार के पास खजाना खाली था, लुईस 16 के पास खजाना खाली था, लेकिन नेशनल असेंबली के पास बहुत सारा एसेट्स जो है वह आ जा रहा है। इस तरह से नेशनल असेंबली अब प्रभाव में आता है बच्चों। तो लुईस 16 का स्टेट जनरल अब समाप्त हो जाता है, और नेशनल असेंबली अब फ्रांस पर रूल करेगा। यानी नेशनल असेंबली के लोग, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं 600, ये अब रूल करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, और मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये नेशनल असेंबली के लोग किस प्रकार से फ्रांस देश पर रूल किया।
तो यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी अतुल सर को जरूर बताइएगा। अतुल सर इस कहानी को समझाने का भरपूर प्रयास किए हैं और उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। तो ठीक है बच्चों, हम और आप फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।